और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, और फॉर दैट मैटर जितने भी हमारे वहाँ ऑफिसर्स थे, चाहे वो एसपी सिटी हों, एडीएम सिटी हों, सिटी मैजिस्ट्रेट हों, सर्किल ऑफिसर्स हों, उन सबों ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि एसएसपी की भूमिका संदिग्ध थी। सभी लोगों ने एसएसपी की तारीफ की, मेरी भूमिका की तारीफ की कि जो उस रिसोर्सेज में, जो उस सिचुएशन में किया जाना है, किया जा सकता था, वो किया हम लोगों ने। हम लोगों ने लाठी चार्ज किया, विधायक को छुड़वाया, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, ऑर्डर को मेंटेन किया, रातों भर वहाँ पे हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे, मेंटेन किया, मायावती जी की सुरक्षा की, उनके कमरे के बाहर जो है पुलिसकर्मी लगे रहे, उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं हुआ जब से हम लोग आए। और उसके बावजूद क्या सर सच में मारपीट हुई थी? मारपीट हुई थी, मारपीट बिल्कुल हुई थी, लेकिन मारपीट हुई उसके पहले, जब हम लोग नहीं थे। उसके उस प्रकरण का मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर इंक्वायरी हुई, फिर रमेश चंद्रा कमेटी की जो कमीशन बैठा, उस कमीशन में भी हम लोगों ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन किसी भी बयान में पुलिसकर्मी के, किसी भी पुलिसकर्मी के या मैजिस्ट्रेट के बयान में मेरे खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैं कैसे समझूं कि वो है। तो यही प्रश्न हुआ, और यही कारण है कि जब सरकार गिर गई तो उसके बाद महामहिम राज्यपाल ने तुरंत मुझको रीइंस्टेट किया। मैं 2.5-3 महीने सस्पेंड रहा, और फिर उसके बाद मैं एसएसपी मुरादाबाद बना। तो लोगों ने इस बात को देखा, और फिर कल्याण सिंह की सरकार आई तो उन्होंने इस मुकदमे को वापस लिया। तो एक जो पूरी जो स्थिति थी, जो एक दृश्य था, उस दृश्य में हमें खामखा हमें टारगेट करके, क्योंकि वो महेंद्र फौजी की बात थी, हाँ, और एक और ये बहुत पुराना चला आ रहा था। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, क्योंकि एकदम एक अधिकारी पहले दिन आए और उसके साथ ऐसा हो जाए, और सिर्फ उसी को पनिशमेंट मिले, उसी को सिर्फ पनिशमेंट। इसलिए सवाल मेरे लिए आपके था कि जितना अच्छा और साफ आप बता सकते हैं, क्योंकि लोगों में ये भी बहुत था कि मारपीट हुई, पुलिस खड़ी हुई थी। आपने क्लियर कर दिया, उससे पहले जो हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये है, आपने सबसे अनुशासित और सख्त मुख्यमंत्री के अंडर काम किया। बहुत आरोप भी लगते रहे, मुझे पता है उसको भी आप अच्छे से खारिज करेंगे, लेकिन आपने बोला कि बड़ी मेमोरी शार्प है योगी आदित्यनाथ की, ऐसा क्यों? ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों है, लेकिन वो एक बहुत ही कुशल प्रशासक हैं। हाँ। एक तो यंग आदमी हैं, यंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और चूंकि वो योगी हैं इसलिए हो सकता है उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होगी, क्योंकि मैंने उनको देखा, बहुत करीब से देखा। मैं वही जानना चाहती हूँ जी, मैंने उनको बहुत करीब से देखा, और उस समय देखा जब वो नए नए मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय की स्थिति मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनमें प्रशासनिक क्षमता भी है, याददाश्त भी काफ़ी है, और एक एक चीज़ों को वो बहुत ही सीरियसली लेते हैं। जैसे कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था पे वो बहुत अंदर तक जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने मुझसे दोपहर में एक इंसिडेंट के बारे में पूछा, जो 4,000 रुपये की घटना हुई थी, चोरी नहीं, लूट हुई थी। तो किसी जनपद में, शायद वो फर्रुखाबाद था या कोई जनपद था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो अपने डीजीपी से तुरंत बात करता है और पूछता है कि ये 4,000 रुपये की लूट क्यों हुई। तो दैट मीन्स ही इज सीरियस अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने चेन ऑफ कमांड को बहुत ही सशक्त बना रखा था। वो केवल डीजीपी से बात करते थे, और डीजीपी से ही प्रश्न करते थे और उसका उत्तर जानने की कोशिश करते थे। एक सिंगल विंडो सिस्टम था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एक चेन ऑफ कमांड होता है वो था उनके पास, और यही कारण है कि डीजीपी भी आंसरेबल था उनके लिए। मुझे याद है कि कोई भी बात होती थी तो मुझे अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता था, मुझे अपने आप को एक अलर्ट रूप में रखना पड़ता था, और सभी चीज़ों की जानकारी मुझे रखनी पड़ती थी कि 75 जिले, इतना बड़ा प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी। आप इमेजिन कीजिए कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स्ड पर्सन है, सबसे ज़्यादा जिसको काम रहता है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में उसके जैसा हाईली टैक्स्ड पर्सन नहीं होगा, क्योंकि उसे इतने बड़े साम्राज्य को देखना पड़ता है, और सभी जो कि जबकि इतना सेंसिटिव जोन है, जो कि इतना सेंसिटिव है, जहाँ कॉम्युनल हिस्ट्री का इतिहास है। पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग हैं, और ये तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि एक तरह से डीजीपी उत्तर प्रदेश का ऑफिस जो है एक वॉकिंग ऑफिस है। हमेशा वो ऑफिस में रहता है, हमेशा उसका ऑफिस जो है मोबाइल रहता है, चाहे वो ऑफिस में हो, फील्ड में हो,
मुख्यमंत्री के पास हो, कहीं पे भी हो। तो इस प्रकार मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ एक कुशल प्रशासक हैं और उनकी क्षमता जो है बहुत ही बारीकी से देखने की, और यही कारण है कि पिछले 9 वर्षों में, पिछले 8-9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कितनी तरक्की की है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो मैं समझता हूँ और एक मैसेज है, एक मैसेज है। और मैंने देखा कि वो डीजीपी की बात भी सुनते हैं, पुलिस के प्रति वो चैतन्य हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने उनको कहा कि प्रशिक्षण में हमें रिसोर्सेज की कमी है, बजट की कमी है, उन्होंने मेरे कहने पे 2019 में 6,500 करोड़ का बजट बढ़ा दिया। और आप लेके भी गए थे उन्हें वहां पर। लेके भी गया था मैं। हाँ जी। 18,000 करोड़ का पुलिस बजट है। मेरे पूरे प्रपोजल्स के बाद में उन्होंने 24,500, 24,500 करोड़ का बजट उन्होंने पुलिस को दिया। मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने पुलिस के लिए किया है शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया हो। तो मैं समझता हूँ कि उनमें एक फोरसाइटेडनेस है, लीडरशिप है, और जितना प्रायोरिटी से वो फोन उठाना और वो एक्टिव हो जाना और खुद करना, मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं उनको समझता हूँ कि एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और एक चीज ये भी मुझे बता दीजिए कि डिनर के बाद भी रेडी रहना चाहिए डीजीपी को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। कितनी बार डिनर के बाद आप मिलते रहे और ऐसा क्या होता था, मतलब कभी भी पूछ लेते थे कि क्या है? वो इस मामले में बहुत संजीदा थे। हाँ, और हैं भी वो, क्योंकि उन्होंने आपको तो बहुत बार बुलाया। हाँ। और आपने सही कहा कि डिनर के तुरंत बाद, अब तो शायद नॉर्मल वो एक्टिविटी हो गई है, लेकिन उस समय जो है शुरुआत का है, डिनर के बाद बुलाना और इस प्रकार करना। मुझे याद है एक बार वो गोरखपुर गए हुए थे और मैंने कुछ अधिकारियों को खाने पे बुलाया था अपने सरकारी आवास में, डीजीपी आवास में, और ऐसा हुआ कि उनका प्रोग्राम प्रीपोन हो गया। वो गोरखपुर से लखनऊ आ गए। जो उन्हें दूसरे दिन आना था वो उसी दिन रात में आ गए, शाम को आ गए। और उन्होंने सबसे पहले मुझसे मिलने का कहा कि डीजीपी को बुलाओ। तो मैंने उनके ओएसडी को कहा कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, अधिकारी आए हुए हैं, खाने पे मैंने उनको बुलाया है, तो जैसे ही ये डिनर ख़त्म होता है तो मैं आता हूँ। तो उनका 3 बार फ़ोन आया कि डिनर अभी तक ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, डिनर अभी तक ख़त्म हुआ कि नहीं। सो दैट मीन्स ही वाज सो सेंसिटिव एंड ही वाज सो फॉलो अप करते थे कि भाई हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो करनी है। तो मैं समझता हूँ कि वो हार्ड टास्क मास्टर हैं, सभी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं और केवल पुलिस की बातों की नहीं, डेवलपमेंट में भी वो उतने परिपक्व हैं, डेवलपमेंट में भी उतने ही चिंतित हैं। यही कारण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां 9th और 10th रैंक था उत्तर प्रदेश का, हमारे समय में 2019 में वो 3rd पे आ गया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पर वहां पर कोई आना भी नहीं चाहता था। तो किस प्रकार हम अश्योर करें इंडस्ट्रियलिस्ट को। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि जो इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है उसमें आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि लोग पुलिस की बात सुनना चाहेंगे। लॉलेसनेस जो है वही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप अगर एड्रेस करेंगे उनको तो उनको एक अलग से विश्वास होगा। और कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उद्योगपतियों के साथ मेरा नोएडा में मीटिंग हुई। मैं उनको अश्योर करता था कि कोई भी किसी प्रकार की माफिया का गुंडई नहीं होगी। और यहाँ का सब बदल गया, यहाँ भी सब बदल गया। हाँ। और उस समय पुलिस कमिश्नरेट नहीं हुआ था, उस समय एसएसपी का वो था। वो तो आपकी जिद है, वो तो आपकी जिद थी। आप पूरा होमवर्क करके गए और आपने बताया कि ये चीजें फायदेमंद है। उसका परिणाम अब हम देख रहे हैं। बिल्कुल। आप गया से आते हैं जी, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बिरला इंसान होगा जो गया नहीं जानता और गया नहीं जाना चाहता। जी, आप जाते हैं? बिल्कुल मैं जाता हूँ। मेरी पैतृक संपत्ति वहाँ है। आपने अपने गांव को क्या लौटाया? मैंने अपने गांव को बहुत कुछ लौटाया। मैंने वहाँ उन लड़कों को मैंने बहुत चाहा, मोटिवेट किया, और उसमें बहुत से लोग पुलिस में भर्ती हुए। अच्छा। वो अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, कुछ तो यूपी पुलिस में भी हैं, कुछ सीआरपीएफ में हैं, कुछ बीएसएफ में हैं, उन सबों में वो नौकरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों को प्रोत्साहित कर पाया, मोटिवेट कर पाया, उनको बता पाया कि पुलिस की नौकरी इस प्रकार है, किस प्रकार तैयारी की जानी चाहिए। मुझे याद है मेरे जाने पे पहले, जब मैं 15-20 साल पहले जब जाता था तो मैं उन लोगों को दौड़ाता था, सुबह सुबह उनके साथ दौड़ता था और दौड़ाता था उनको कि इस प्रकार नहीं होगा, आपकी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने समझा कि हमारे गांव के हमारा गांव भी बहुत गरीब है, तो मैंने कहा कि ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा, एक हमारा
समाज के प्रति जो होना चाहिए हमें भी देने की ज़रूरत है, और अब तो और भी देने की ज़रूरत है। तो हम हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमें समाज को किस प्रकार लौटाना है। सर करीब 37 साल बहुत होता है, एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यूनिफॉर्म पहनी आपने जी। और वो यूनिफॉर्म कहते हैं कि एक आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हैं। अब उसे नहीं पहनते हैं, आप मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करता हूँ, बिल्कुल मिस करता हूँ। वर्दी को मैं हृदय से अपने पास रखता हूँ, और जब देखते मैंने हैं अभी भी देखते हैं। अच्छा। मेरे पास अभी भी यूनिफॉर्म है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो हमारे ऊपर नहीं, हमारे वर्दी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में कई अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे ख़राब अधिकारी हैं, जो एक बास्केट में सेव है, कुछ सेव तो गंदे होते ही हैं। तो उनके कारण हमारा महकमा, अदरवाइज़ अगर आप देखें तो पुलिस विभाग जो है वो बहुत ही अच्छा विभाग है। जो जिस प्रकार का कार्य हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं पूरे देश में, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। मैंने शायद आपको एक स्टोरी बता दूं तो और भी अच्छा लगेगा। ये हमारे समय की बात है कि सहारनपुर में एक पीआरवी में, पुलिस रिस्पांस व्हीकल में, एक हेड कांस्टेबल तोमर नाम का था, वो वहाँ नियुक्त था। हाँ जी। और पीआरवी को, जैसे मैंने कहा कि हमने रिस्पांस टाइम को कम कर दिया था, तो उसे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति को चाकू से मारकर घामला कर दिया गया है। तो उसे तुरंत वहाँ पहुँचना था, कंट्रोल रूम से 112 से उसको सूचना मिली। और जब वो पीआरवी लेकर वहाँ जा रहा था, तभी उसी वक्त उसको मोबाइल पे उसको घर से सूचना मिली कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है। अच्छा। यंग बेटी की डेथ हो गई है। अब आप सोच सकती हैं कि जिस व्यक्ति की बेटी की डेथ हुई हो और उसे तुरंत एक जो घायल व्यक्ति है उसके पास जाना है और उसे अटेंड करते हुए उसे हॉस्पिटल लाना है। दो चीज़ें थी। तोमर ने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि मेरी बेटी की तो डेथ हो चुकी है, अब उसको मैं जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति घायल है उसको तो कम से कम मैं जिंदा कर सकता हूँ, जिंदा रख सकता हूँ, जिंदा करने की कोशिश कर सकता हूँ। और उसने जो है वो घायल व्यक्ति के पास गया, उसको लेके हॉस्पिटल गया। और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो हमारा सर जो है ऊपर उठ गया। हमने कहा कि पुलिस विभाग में इस प्रकार के भी लोग हैं, तोमर की तरह लोग हैं, जो अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रखते हैं। और ऐसे में ऐसा सोच लेना, तो मैंने उसको फेलिसिटेट किया। मैंने उसको सोचा कि ये तो सबसे बड़ा अधिकारी है। सबसे बड़ा अधिकारी अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से है। तो हमारे यहाँ पुलिस विभाग में इस तरह के भी लोग हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, जो समझते हैं कि ड्यूटी हमारे लिए भगवान है। जब हम हमेशा सोचते हैं कि वर्शिप इज़ गॉड, बट गॉड इज़ नॉट ऑलवेज वर्शिप। आपको हमेशा जो है वर्क को हमेशा वर्शिप की तरह समझना चाहिए। केवल प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए, उसमें आपके एफर्ट्स होने चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। आपको पढ़ने लिखने का इतना शौक रहा है, आपने 3 किताबें लिखी हैं, थ्रू माई आईज। कोई और भी प्लान है नई किताब लाने का? अब देखेंगे। अभी ऐसे सस्पेंस मत कीजिए आप। नहीं, अभी कोई सोचा नहीं है, लेकिन मैं लिखता रहता हूँ। मेरे आर्टिकल्स नेशनल डेलीज में आते हैं, पुलिस के ऊपर या अन्य चीज़ों पर, एनेक्डोट्स पर। अगर वैसा होगा तो मैं डेफिनेटली लिखूंगा। अभी तो 3 या 4 किताब, एक मैंने नेपाल अर्थक्वेक पे भी लिखा है। हाँ, आपका बहुत बढ़िया उसमें भूमिका रही। जी, उस समय मैं डीजी एनडीआरएफ था। और मैं नेपाल इंडियन टीम को लीड किया था, और वहाँ पे भूकंप में मैंने काम किया था। उसके ऊपर भी मैंने एक किताब आपके बारे में अगर पूछा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि जब कहते हैं ना प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना, सेकेंडरी नहीं, तो आपके प्राइमरी डेटा इकट्ठे में ये आए थे कि हम सर के साथ वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, उनके साथ रहना है ना, तो सुबह जल्दी उठ के अनुशासन में काम करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है। नहीं, ऐसा है। तो आपका फीडबैक ऐसा ही हमको मिला। मेरे पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं क्योंकि मन के सवाल हैं जी। मेरा इस पॉडकास्ट का आपसे आखिरी सवाल है। जब आपका रिटायरमेंट वाला दिन था, वो बहुत बड़ा दिन होता है, उसकी बहुत अलग तैयारियां होती है, एक अलग मूड भी होता है। कुछ लोग लिख के जाते हैं, कुछ लोगों के बारे में कुछ लोग लिख जाते हैं। आपके बारे में मुख्यमंत्री जी ने क्या लिखा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें लिखी। उन्होंने विजिटर्स बुक पे मेरे बारे में करीब
हाफ अ पेज लिखा और उन्होंने लिखा कि इनकी बहुत ही सेवा काल जो है उत्कृष्ट दर्जे की थी और इन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। उसमें उन्होंने कुंभ 2019 का भी जिक्र किया और नागरिकता कानून के समय में जो चुनौतियां थी उसमें तो आप उसके सोशल बारे में मीडिया पे किया। भी बहुत एक्टिव थे। जी, तो उन्होंने पूरे आधे पेज में अपने डीजीपी को, खासकर मेरे बारे में उन्होंने बहुत लिखा और मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में एक अच्छी ओपिनियन बनाई और अच्छी ओपिनियन रखी। तो उनके उद्गार जो हैं वो मैंने उसको कॉपी किया है, उसको मैंने अपनी बुक में भी इसका जिक्र किया है और मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा इनाम है। एक पॉलिटिकल मास्टर को इस प्रकार लिखा वो लिखते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी भी अधिकारी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने कुंभ मेले के लिए मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया। वो तो खैर एक नॉर्मल है, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त इस प्रकार की बातें लिखना मैं समझता हूँ कि वो हमेशा रह जाता है, वो हमेशा रहेगा मेरे वो पास। आपके लिए मेडल है जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस पूरे पॉडकास्ट में से 2 चीज़ें उठाऊंगी। रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले जब इंसान चीज़ों को समेटता है, अपनी यादों को समेटता है और अपने घर जाने की तैयारी करता है, उससे एक दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री का फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं कि इतनी अच्छी सर्विस की है और अगर आज इस चुनौती में फेल हो गए तो तुम्हारे सारे कामों पर एक दाग लगेगा और शायद ये दाग अपनी सर्विस में कचोटेगा कहीं ना कहीं। और जब वो व्यक्ति रिटायर होता है तब आधा पेज पर वो ही मुख्यमंत्री लिखते हैं, शानदार अधिकारी था, ईमानदार अधिकारी था, हर चुनौती को स्वीकार किया और जिस कुंभ को उन्होंने कृपा समझा उस कुंभ का वर्णन भी उसमें 2-3 लाइनों में लिखा गया कि कुंभ को शानदार तरीके से कामयाब किया। इसको कहते हैं नौकरी करना और इसको कहते हैं रिटायर होना।